नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस देव मूवी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से है। सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम ने मलारी की सोल पीएम को भेंट की है। तो राष्ट्रीय खेलों के लिए भी यहाँ पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है और विकास कार्यों की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और राष्ट्रीय खेलों के लिए भी आमंत्रित किया है। विकास कार्यों की भी जानकारी दी है। वहीं विकास में पीएम के मार्गदर्शन पर सीएम धामी ने आभार जताया है। ऋषिकेश का पुराना रेलवे स्टेशन बंद करने की मांग यहां पर की गई है और वहीं विकास कार्यों के लिए केंद्र से कई संसाधन भी मांगे गए हैं। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, किन मायनों में ये मुलाकात खास मानी जा रही है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहने से दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली में उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय गेम होने हैं, जिसको लेकर कहने का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। और आज जताई जा रही है कि कहने के अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जो शुभारंभ होगा उसका शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। और हमें देखिएगा कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का रुख करते हैं और वहाँ पर बड़े नेताओं से या फिर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देहरादून के लिए या उत्तराखंड के लिए तमाम तरह की जो सौगातें हैं वो लेकर आते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे तो कहीं ना कहीं कोई सौगात, कोई योजना उत्तराखंड के लिए जरूर लेकर आए। और कहीं ना कहीं इसीलिए कहीं ना कहीं अहम माने जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो आप देखे जाए कि दिल्ली और देहरादून का जो सफर है वो 2.5 घंटे में पूरा हो। उसका एक्सप्रेस वे का भी शुभारंभ होना है, वो शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, उसको लेकर भी आमंत्रित किया गया है। और वही देखेगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं जनवरी में यूसीसी लागू करने की बात उत्तराखंड में की है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वापस लौटेंगे तो किस तरह की सौगातें दिल्ली से लेकर आते हैं और किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल धनराज, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से ही तय की गई हैं। अगर हम यूसीसी की बात करें तो जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा और फिर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने खेलों के लिए भी आमंत्रित किया है। और क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं यूसीसी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि जनवरी में कहने के उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा होगा कि जहाँ पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चर्चाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी उन चर्चाओं का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि वो जो चर्चाएं उनसे हुई है उसका मीडिया से भी कहीं ना कहीं जिक्र जरूर किया जाएगा। और देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जनवरी में कई योजनाएं चलाने का काम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा करने का ऐलान किया गया था। क्योंकि आप देखिएगा कि यूसीसी लागू करने की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय गेम्स होने की बात करें या फिर फ्लाईओवर का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका शुभारंभ करने की बात हो, तमाम चीजों के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए समय देते हैं कि ताकि जो शुभारंभ होने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सके। बिल्कुल धनराज, क्योंकि दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस वे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करने के लिए आएंगे, क्योंकि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर लिया जाएगा। और इसको लेकर जो राष्ट्रीय खेल हैं उसको लेकर जो मशाल रवाना की गई है वो भी जिलों में घूम रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि सीएम धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो मशाल है वो इसलिए है क्योंकि सभी को खेलों के लिए प्रेरित किया जाए।
जी बिल्कुल, देखिए जो मसाल निकाली गई थी देहरादून से और जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, और जो मसाल है वो सभी जिलों से होती हुई कहीं न कहीं वापस राजधानी देहरादून पहुंचेगी और उससे कहीं न कहीं प्रेरित करने का काम जरूर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि जो मसाल निकाली गई है वो कहीं न कहीं खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए निकाली गई है, ताकि उस मसाल के माध्यम से तमाम जनता को पता चल सके कि उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल गेम होने हैं वो कब से होंगे और किस तरीके से वो गेम होंगे, और उसका लुत्फ भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उठा सके और खिलाड़ियों से प्रतिभाग कर सके। लेकिन हमें देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना एक अहम हो सकता है, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो तय होता है या नहीं होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित जरूर किया है। बिल्कुल धनराज, क्योंकि इस समय सभी की निगाहें खासतौर पर उत्तराखंड पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि जनवरी में यूसीसी लागू होना है और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी अब की बार उत्तराखंड कर रहा है। तो इसके अलावा और क्या कुछ अब की बार जनवरी में खास होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड के जो यूसीसी है वो भी लागू होना है और अंतर्राष्ट्रीय गेम की मेजबानी भी कहने के उत्तराखंड को मिली है, तो ये एक खास बात है। और वही देखिएगा कई योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जनवरी में चलाने की बात की गई, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का वादा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। उसको लेकर भी एक योजना उत्तराखंड के अंदर निकाली जा रही है कि जो उबेर और ओला चलती हैं उनको कहीं ना कहीं महिलाएं चलाती हुई नजर आएंगी, यानी कि कैब को महिलाएं चलाएंगी। वो योजना भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर शुभारंभ की जानी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कहा जाए कि महिलाओं को जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा जरूर दिया जाएगा। और इसी तरह कई योजनाएं ऐसी हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर लागू की जानी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तमाम जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, तमाम जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही है, क्योंकि निकाय चुनाव भी आप देखते होंगे कि लगातार निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो भी बढ़ चुका है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा जरूर की गई होगी। चलिए धन्यवाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्य समाज की महिला विंग के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। हर वर्ग की महिला ने सांस्कृतिक नृत्य में प्रतिभाग लिया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रस्तुति में समय बांध दिया। प्रस्तुति में नाट्य कार्यक्रम के प्रारूप में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किया गया। रानी लक्ष्मीबाई मंचन कर देशभक्ति के रंग बिखेर कर सभी को रोमांचित कर दिया। वैश्य बंधु समाज का कार्यक्रम लोक संस्कृति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने गढ़वाली और कुमाऊनी गानों पर नृत्य पेश किया, तो वहीं गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हरिद्वार के वैश्य समाज से जुड़े हुए सभी परिवारों ने प्रतिभाग किया। आयोजकों का कहना है कि समाज को एकजुट करने के लिए हर साल इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। इस साल लोक संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति का मिश्रण करने का भी प्रयास किया गया। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कसरत अंतिम चरण में पहुंच गई है। कानून और नियमावली बनाने के बाद अब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित CSC SPV यानी कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि उत्तराखंड में UCC की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रदेश में भू कानून और मूल विकास कानून की जनता मांग कर रही है। साथ ही प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जब चुनाव आता है, भाजपा जो है UCC या इस तरह के जो अन्य कानून है, जहां भी उनको लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, वो ऐसे मुद्दों को चुनाव के टाइम पे उठाती है। और एक उत्तराखंड बींग उत्तराखंडी और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इस की कोई जरूरत नहीं है। UCC की उत्तराखंड में कोई जरूरत नहीं है। और अगर ईमानदारी से आप अगर यहाँ UCC लागू करना चाहते हैं
तो पूरे उत्तराखंड में कीजिए। अब आप डिफाइन कर रहे हैं कि आप चकरौता क्षेत्र के शेड्यूल क्रॉप को छोड़ देंगे, यहां पर थारू है, यहां पर बोक्सा है। मतलब ये दो तरफा राजनीति, जो दोहरा चरित्र भाजपा का है, ये क्यों बार बार अपने चरित्र को उजागर करने का काम करते हैं? आप करिए ना, यूसीसी लागू अगर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फलाने के साथ यूसीसी लागू होगा, फलाने पे नहीं होगा, ये ईमानदारी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि यूसीसी से ज्यादा, मेरा कहना है कि धामी जी, यूसीसी से ज्यादा जो है भू कानून और मूल निवास 1950 है, उसे लागू कीजिए, भू कानून को लागू कीजिए, और जो मूल निवास 1950 है उसके तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। यूसीसी से कहीं उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में लोग आज इस बात को चाहते हैं कि भू कानून और ये जो दो चीजें लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये मूल निवास और भू कानून, इसे लागू कीजिए। इससे यूसीसी से उत्तराखंड में कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं, ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा, और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू होगी, आधी पर नहीं होगी। तो काहे की यूनिफॉर्मिटी? इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहे तो समान नागरिकता कानून। तो समान कहाँ रह गए हम नागरिक जब आधी आबादी पर आप इसको लागू कर रहे हैं? ये बात अब सरकार भी अच्छी तरह से समझ गई है कि यूसीसी लाना कोई इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर साबित हुई है। बार बार गाजे बाजे के संग कार्यक्रम आप करते हैं, कभी ड्राफ्टिंग कमेटी को आप मंच पर लाते हैं, कभी संशोधन होते हैं, कभी आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं। आपने राज्य स्थापना दिवस के दिन इसको सौगात के रूप में राज्यवासियों को देंगे कहा, वो आप नहीं कर पाए। अब फिर आप डुगडुगी पीटने लगे हैं। आपको जैसे ही ध्यान भटकाना होता है अपनी नाकामियों से, वैसे ही आप यूसीसी करने लगते हैं। और तो और मुख्यमंत्री तो लोकसभा के चुनाव में हर प्रदेश में पहला राज्य यूसीसी लाने वाला पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रचार प्रसार भी कराए, स्वागत भी कराए। लेकिन जिनके ऊपर यूसीसी लागू होनी थी, उनको भी पता नहीं कौन सी कालकोठरी में यूसीसी है, और जो लागू करने वाले हैं वो पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। बीजेपी निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कमर कस चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीतियों को साझा किया। सुरेश जोशी ने कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर की जा रही है। बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। उस फीडबैक के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और हमारे 2 में चुनाव नहीं हो रहा है, 100 में चुनाव हो रहा है, और लगभग 540 हमारे पार्षद हैं, उन सभी में चुनाव हो रहा है। तो इन चुनावों में नॉमिनेशन सबके हो चुके हैं, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल भी हो चुके हैं। अब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चुनाव की मुद्दों को लेकर के रणभेरी जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपने संगठन को एक साथ लेकर के एकजुट करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस काम पे लगी है। मूल रूप से हम लोग जो है, जो सरकार काम कर रही है और जो केंद्र सरकार हमको सहयोग दे रही है, यानी विकास कार्यों को लेकर के इन स्थानीय निकाय चुनाव में अलग अलग जगह जो हमने काम किए हैं, नगर निगमों के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर, उन सभी विषयों को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। और लोगों को 2 विषय हमारे हैं, एक तो जो काम हमने किया है उसको हम बतला रहे हैं,
और जो काम हमने आगे कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार है, उन दोनों विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। तो अगर मैं बिंदुवार बात करूं तो हम लोग विकास को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और विकास की जो हमने काम किया उनको लेकर के हम आगे बढ़। खबर चमोली से है, जहां नगरपालिका गोपेश्वर के सभागार में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी खर्च को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष और सभासदों के पदों के उम्मीदवार शामिल हुए। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों को खर्च संबंधी जानकारी दी गई है। प्रत्याशियों को बताया गया कि किस प्रकार प्रत्याशी अपना लेखा मिलान कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी दी। व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए हो या पार्षद पद के लिए हो या सदस्य पद के लिए हो। तो निकाय चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार हमें जितने भी प्रतिभागी हैं सबको ही प्रशिक्षण दिया जाना होता है। तो आज उसका प्रथम प्रशिक्षण है हमारे गोपेश्वर क्षेत्र में, जिसमें प्रतिभागियों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें अपना लेखा मिलान किस तरह से रखना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं। इस बार जो निकाय चुनाव के रजिस्टर मेंटेन किए जाने हैं प्रतिभागियों के द्वारा, उसमें उनको दैनिक लेखा की भी जानकारी रखनी है, साथ ही साथ बैंक रजिस्टर की जानकारी रखनी है, और अगर कैश कहीं से उन्हें प्राप्त होता है तो कितना कैश प्राप्त हुआ है उसकी भी जानकारी उनको लेखा मिलान में रखी जानी है। 3 बार लेखा मिलान कराया जा रहा है, तो आज जो है उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेखा मिलान की डेट भी जो है निर्धारित हो चुकी है आरओ के द्वारा, और निर्धारित तिथियों में संबंधित प्रतिभागी जो है वो अपना लेखा मिलान कराएंगे, और चुनाव पश्चात जो है लेखा मिलान का कंपाइलेशन किए जाने के बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी रिपोर्ट जो है प्रेषित कर दें। नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान किशोर भट्ट ने कहा कि जोशियाड़ा में गंगोरी तक पर्यटन गतिविधियों के संचालन को साल भर रिवर राफ्टिंग कराई जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों को पर्यटन पर आधारित रोजगार मिल सके। बीजेपी ने नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट में अध्यक्ष पद प्रत्याशी किशोर भट्ट के समर्थन में गणेशपुर, गंगोरी, तेकलखा, तिलौत तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पार्टी प्रत्याशी किशोर भट्ट के लिए वोट मांगा। प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ताओं को, आप सबके बीच के कार्यकर्ताओं को और बहुत सामान्य से परिवार से आने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका परिषद अध्यक्ष का टिकट दिया। और आज हम जो है जो नगर का द्वार है, ये वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 1 में हम प्रचार आज कर रहे हैं। और मैं जितना हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पिछले 15-20 सालों में बहुत ही कम काम मुझे लगता है क्षेत्र में हुए हैं। जिस प्रकार से हम लोगों को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जैसे मुझे आप लोग आशीर्वाद देंगे, यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मैं जितनी भी वार्ड, पूरे 11 के 11 वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं सबको दूर कर दूँगा। प्रत्याशी के प्रति और जो हमारे तमाम जो सभासद चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में उत्साह है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। निर्दलीय जो है वो हमारी पार्टी के हैं और उनको भी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तरकाशी में जब भी कोई जो है नगर पालिका अध्यक्ष बनता था तो सरकार के विपरीत बनता था। आप जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस का जो है उसमें अध्यक्ष का प्रत्याशी था, और नगर की स्थिति आज चाहे कूड़े की स्थिति हो, चाहे नगर को अच्छा करने की स्थिति हो, जस की तस स्थिति है। लोग तमाम जो गली के रास्ते हैं, जो हमारी शिविर लाइन है, कूड़े का जो निराकरण नहीं हो पाना, ये सब इसका काम है। तो हमारे उत्तरकाशी की जनता से यही अनुरोध और निवेदन है कि इस समय उत्तरकाशी के लिए अच्छा प्रत्याशी, सरकार का प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी किशोर भट्ट है। और अगर आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उत्तरकाशी जो दोनों धामों ने कि चारों धामों का जो मुख्य पड़ाव है, ये शहर अच्छा बनेगा। यही हमारी जो है यहाँ की जनता से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत कमल के फूल पर देकर भाई किशोर भट्ट को विजय बनाएं। पूरे उत्तराखंड में
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चली है। और उत्तरकाशी उसी में ये है, बाढ़ाट नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का जो चुनाव है, आप देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक मन होकर के, एकाग्र होकर के, तन से मन से धन से हमें तत्पर होकर के, इसमें हमारा प्रत्याशी युवा है, काम करने वाला है, यहाँ का स्थानीय निवासी है, मुख्यमंत्री का बहुत नजदीकी आदमी है, उसका नाम है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बयार। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। एसएसपी परमानंद सिंह डोवाल ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी ने जानकारी दी कि सर्किल अफसर, जोनल और सुपर जोनल अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। जल्द ही बूथ स्तर पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी अभियान भी तेज कर दिया। तारीख को हमारा नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेके हम लोगों के द्वारा जो जरूरी हमारे जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इसके लिए जो सर्कल अफसर्स की ड्यूटियां, जोनल सुपर जोनल की ड्यूटियां हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी असाइन कर ली गई हैं। और साथ में जो बूथ स्तर तक की जो ड्यूटियां हैं उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो भी जरूरी इंतजामात हैं उसकी हम लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल्दी ही ड्यूटियां हमारी बूथ स्तर तक लग जाएंगी। और साथ में जो इलेक्शन के से रिलेटेड जो इस समय शराब का और अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लोग अवैध रूप से शराब को पिलाने का काम करते हैं, उस पर हम लोगों के द्वारा सख्ती की जा रही है। इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाइयाँ भी विगत में की गई हैं, आगे भी करी जाएंगी। असलहे को जमा करने की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहजाद अली जुड़ चुके हैं। शहजाद, सुरक्षा को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? शहजाद, हेलो शहजाद, प्रशासन द्वारा निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें आपको कि आज आगामी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी सख्त कार्रवाई की है। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे उसको देखते हुए पूरे प्रशासन पूरा अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि जो अवैध शराब की दुकानें हैं उन पर भी छापेमारी की जा रही है, तो कहां पर प्रशासन की नजर बनी हुई है? वही बता दें आपको, हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने सदस्य दिया। परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। इसी की बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे और इंतजाम किए गए। एसएसपी ने जानकारी दी कि सर्किल अफसर, जोनल और सुपर जोन अधिकारी की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। वही बता दें आपको, जो नशीले पदार्थ उनको बहुत रोकथाम लगा दी है। ठीक है शहजाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव को लेकर पौड़ी में सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा लगातार डोर टू डोर प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पौड़ी में पहले से ही बदहाल हो चुकी हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि अध्यक्ष बनने के बाद वे कम से कम 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हिमानी ने कई वादे जनता से किए हैं। को सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ यहाँ पे। जिस समय उत्तर प्रदेश था उस समय इस हॉस्पिटल का माहौल ही अलग था। लोग यहाँ आते थे इलाज कराने के लिए, ना कि यहाँ से लोग जाते थे। लेकिन पीपी मोड में जब से आया तो थोड़ी दिक्कतें और हो गई, और अब तो पीपी मोड भी खत्म हो गया, तो अब तो ऑप्शन हमारे पास कोई बचा ही नहीं है। तो मेरी सबसे प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि मैं इस अस्पताल को अस्पताल ही बनाऊं, इसको एक रेफर सेंटर ना बन सके ये। क्योंकि नहीं हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए हमको यहाँ से या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या फिर श्रीनगर के अलावा देहरादून जाना पड़ता है। तो ये रेफर सेंटर ना बने, ये एक। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस द्वारा वार्ड नंबर 4 में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने मसूरी नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मंजू भंडारी पर विश्वास जताया है और उनका पूरा विश्वास है कि मसूरी की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद की दावेदार मंजू भंडारी और सभी वार्डों में
उतारे गए सभासदों को अपना आशीर्वाद देगी और नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत बोर्ड स्थापित करेगी। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें तो अभिमान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैंने जनता के काम किए हैं 70% जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पर बीजेपी बनाएगी। नहीं कह सकता, लेकिन जो भंडारी जी पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ से वार्ड मेंबर वार्ड 4 से प्रताप सिंह पंवार जी हैं। आज यहाँ पर इस वार्ड के और अन्य जगहों से भी लोग आए थे, एक बैठक ली गई। उसमें देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक कोई भी पार्टी या कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत आगे बहुत पहुंच गई है। उसी कड़ी में आज 4 नंबर वार्ड में जहाँ से हमारे निवर्तमान सभासद प्रताप पंवार चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।